कल लास्ट अपन ने साई ग्रंथियां पढ़ी थी। साई ग्रंथियां क्या क्या पढ़ी थी? साई ग्रंथियों में शुक्राशय और वेरी गुड, तीनों ग्रंथियां पढ़ा, समझ में आ गई? ठीक है, अब इनके प्रश्न में लास्ट में जाके पूछूंगा। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लगाओ पेनिस। पेनिस बेटा, अपन ने आपको याद है चार्ट बनाया था नर जनन तंत्र का, है ना? उसमें अपन ने लिखे थे 4 भाग होते हैं, प्राथमिक, लैंगिक अंग, सहायक, नलिकाएं, सहायक, ग्रंथियां और बाह्य जनन अंग। और बाह्य जनन अंग अपन क्या पढ़ने वाले लास्ट है? पेनिस। बोलो, लगा लिया टॉपिक? जब लगा लिया तो इधर देखना, जो पेनिस होता है ना बेटा, वो पेनिस नर का बाह्य जनन अंग होता है। कैसा होता है? बाह्य जनन अंग होता है। इसका मतलब बाहर से यही अंग दिखाई देता है। हरी बात समझ में? ठीक है, अगर अपन पेनिस की बात करें तो ये एक बेलनाकार अंग होता है जो आगे से थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। आगे इसकी क्या होती है बेटा? ओपनिंग होती है। और ये यहाँ से बीच में से कौन सी नली निकल रही होती है? कौन सी नली निकल रही होती है? मूत्र जनन वाहिनी। वेरी गुड, इसको अपन मूत्र वाहिनी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका मेन काम तो मूत्र को निकालना है। ठीक है, ये बात क्षेत्र होता है। अच्छा, ये जो पेनिस है इसका जो आगे का खुला हुआ भाग होता है थोड़ा सा, है ना, उसे बेटा शिश्न मुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? शिश्न मुंड। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। क्या कहा जाता है? ये होता है शिश्न मुंड, इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं भाई? ठीक है, अच्छा, ये जो ग्लैंस पेनिस होता है ना, अभी अपन बाहर से दिखने की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अभी घुसेंगे, देखना। ये ग्लैंस पेनिस होता है। इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर त्वचा का एक ढीला बंधा हुआ आवरण होता है, जो जनरली जब पेनिस सामान्य कंडीशन जो होती है ना, उस कंडीशन में त्वचा का आवरण आगे तक होता है, लेकिन जब पेनिस एक्टिवेट होता है सेक्सुअल कोपुलेशन का टाइम, इरेक्ट होता है, अपन कह सकते हैं। ठीक है, इरेक्ट मतलब कठोर व लंबा होता है। उस टाइम पे ये जो स्किन है ये खिसक के कहाँ जाती है बेटा? पीछे आ जाती है। हमारी बात समझ में? अच्छा, ये जो स्किन है इसको एक नाम दिया जाता है। इसको तो क्या कहा जाता है? ग्लैंस पेनिस। क्या होता है ग्लैंस पेनिस? शिश्न का आगे का खुला हुआ भाग, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है शिश्न का। जिसका बेटा शिश्न का सेंसिटिव मतलब समझ गए? संवेदी। हरी बात समझ में? अच्छा, ये जो त्वचा का आवरण होता है इसे कहते हैं बच्चों फोर स्किन। क्या कहा जाता है? फोर स्किन। फोर स्किन मतलब, और मतलब आगे के भाग की, और स्किन मतलब त्वचा। हरी बात समझ में? ठीक है, इसको हिंदी में प्रीफ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रीफ्यूज। क्या कहा जाता है हिंदी में? प्रीफ्यूज। ठीक है, चलो, तो ये तो किसकी बात हुई? बाह्य संरचना की। अगर अपन पेनिस के अंदर देखें तो बेटा, जो पेनिस के अंदर की साइड में अगर अपन देखें तो इसमें ध्यान से देखना, इसमें 3, 1, 2 और अभी तो 2 ही दिख रही है आपको, 2 ही दिख रही है ना। इसके अंदर 3 पेशियों के रज्जु पाए जाते हैं। किसके रज्जु पाए जाते हैं बेटा? अब तुम सोच रहे होंगे सर हमको तो 3 ही दिखा, 2 ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये जो 2 होते हैं ये पृष्ठीय होते हैं, एक अदर की साइड में होता है। अगर मैं एक काम करते हैं, ऐसे तो आपको 3 दिखाई नहीं देंगे भाई, ऐसे तो अपन 2 ही देख सकते हैं ना। ठीक है, एक काम करो, अभी मैं तीसरा भी बताता हूँ, पहले इन दोनों के नाम लिख लेते हैं अपन। ये जो ऊपर की साइड में होते हैं, ठीक है, उनको कॉर्पोरा क्या कहते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसमें वैसे भी आपको 4-5 नाम याद रखने रहेंगे। 4-5 नाम कौन से? एक तो ग्लैंस पेनिस, एक फोर स्किन, दूसरा क्या होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, पेशी रज्जु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पेशी रज्जु होते हैं। अच्छा, इन पेशी रज्जुओं के बाहर इसमें खूब सारे रक्त कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? रक्त कोटर और रक्त वाहिनियां। क्या पाए जाते हैं? रक्त कोटर और रक्त वाहिनियां। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ना, ये तो 2 ही नजर आ रही है आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक बार टीएस काटता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? टीएस। वास्तव में जब अपन टीएस काटते हैं ना इसका, तो देखो जैसे टीएस इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे ये पेनिस का क्या है बेटा? टीएस है।
अगर अपन टीएस काटे तो बीच में तो क्या होगी, यहाँ पे बीच में नहीं होती, एक्चुअल में थोड़ी नीचे की साइड में होती है, ये होती है मूत्रवाहिनी। क्या होती है? मूत्रवाहिनी। और अगर अपन इसमें इन दोनों कोर्पोरा कैवर्नोसा की बात करें तो ये जो कोर्पोरा कैवर्नोसा होती है ये ऐसे ऊपर की साइड में होती है, हरी बात समझे, लिखा ना थोड़ा पृष्ठीय होती है, ठीक है। और ये जो आपको मूत्रवाहिनी नजर आ रही है ना, इस मूत्रवाहिनी के चारों ओर भी एक ऐसा कैसे पेशी रज्जु पाया जाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मूत्रवाहिनी है ना वो भी एक पेशी रज्जु के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बेटा? पेशी रज्जु के। तो ये जो नीचे वाला, अच्छा इन दोनों को तो अपन ने क्या नाम दे दिया, ये तो यही है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, मैंने बोला है कि नहीं है। लेकिन ये जो नीचे वाला है ना बेटा, इसको कहा जाता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, ठीक है। अच्छा स्पंज नाम आपने सुना ही है, स्पंज जो इजीली मतलब दब जाते वगैरह, ठीक है। तो इनका इसका कैरेक्टर भी वैसा ही है, स्पंज टाइप होता है, इसीलिए इसको नाम भी क्या दे दिया जाता है? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। तो ये किसकी बात हुई? पेनिस की। किसकी बात हुई? तो ये तो पेनिस की संरचना की बात हुई है ना। वापस सुनना ध्यान से, क्या कि सर पेनिस को अगर हम देखें तो ये एक नर का बाह्य जनन अंग है, ठीक है, जो पेशियों से बना हुआ होता है, जो आगे से थोड़ा फुला हुआ होता है, और इसका जो फुला हुआ भाग है उसी सर ग्लैंस पेनिस कहते हैं, इसमें मुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। अच्छा सर इसके ऊपर एक ढीला बंधा हुआ त्वचा का क्या होता है बेटा? आवरण होता है, जिसे सर क्या कहते हैं? प्रिफ्यूज या स्किन कहते हैं। सर इसके अंदर हम देखें कि क्या होता है, तो सर इसके अंदर 3 पेशीय रज्जु पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य समझे? अनुदैर्ध्य मतलब जैसे ये पेनिस है तो यूं, है ना। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ जानते हो ना, अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे और अनुप्रस्थ मतलब यूं बोलते हो, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो 3 क्या होता है? अनुदैर्ध्य पेशीय रज्जु होते हैं, ठीक है। इनके अलावा क्या होता है सर? इनके अलावा रक्त वाहिनियां होती है, रक्त कोटर पाए जाते हैं, ठीक है। अब सुनो इसकी तगड़ी तगड़ी बातें समझते हो बेटा। जो पेनिस है ना इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है? इसका मतलब पेनिस कैसा अंग है बेटा? हड्डी रहित अंग है। फिर भी जब सेक्सुअल कोपुलेशन करना होता है या जब संभोग की क्रिया होती है उस टाइम पे पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट का मतलब लंबा व ठोस। क्या हो जाता है बेटा? लंबा व क्या हो जाता है? ठोस, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे होता है वो भी समझाता हूँ, सुनना बेटा। जब सेक्सुअल कोपुलेशन करना होता है सामान्य कंडीशन में नहीं, सामान्य तो इसका काम क्या है बेटा? मूत्र मार्ग का काम कर रहा है सामान्य कंडीशन में, तो हरी बात समझ में। लेकिन जब सेक्सुअल कोपुलेशन करना होता है मतलब संभोग की क्रिया करनी होती है तब इसके अंदर जो रक्त कोटर और रक्त वाहिनियां है वो लबालब बढ़ जाती है। किससे बेटा? खून से। किससे बढ़ जाते हैं? ब्लड से। वो जब ब्लड से लबालब बढ़ जाते हैं तो इसके अंदर ब्लड बढ़ने के कारण वो जो ब्लड है वो द्रव स्थैतिक कंकाल का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाम सुना है कभी? नहीं सुना है? नहीं सुना है? अरे केचुआ देखा है? केचुआ गति कैसे करता है? द्रव स्थैतिक कंकाल से करता है भाई, नहीं पढ़ा है क्या? केचुआ में क्या होता है, जब वो जिस साइड से बड़ा हो रहा होता है उसका सारा जो लिक्विड है वो आगे चला जाता है, जिससे वो आगे से लंबा होता है। सारी बात समझ में? सिंपल सी बात है। अगर आप गुब्बारे में, ध्यान से सुनना, गुब्बारे में आपने पानी भरा है, ठीक है, और गुब्बारे में पानी भर के ऐसे छोड़ रखा है तो ढीला ढाला पड़ा रहेगा, लेकिन आप पीछे से गुब्बारे को दबाओ तो आगे की साइड में प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब वो आगे से थोड़ा कठोर होगा कि नहीं होगा? इसे तो द्रव स्थैतिक कंकाल कहते हैं। लिक्विड के कारण, द्रव के कारण एक स्थिति में मेंटेन होना, द्रव स्थैतिक कंकाल। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो जब इरेक्शन होता है, इरेक्शन मतलब जब लैंगिक संभोग किया जा रहा होता है या जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तब जो पेनिस होता है वो लंबा और ठोस हो जाता है। क्यों होता है? समझ में आया कि सर इसके अंदर जो रक्त कोटर होता है ना और जो रक्त वाहिनियां होती है वो ब्लड से पूरी तरह से लबालब बढ़ जाती है, और जब लबालब बढ़ जाती है तो यहाँ पर एक द्रव स्थैतिक कंकाल उत्पन्न होता है, इसकी वजह से पेनिस क्या हो जाता है? कठोर। अब सर लंबा कैसे होता है वो भी समझना। एक मजे की बात बताता हूँ आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से। 11वीं में हमने पढ़ा है कि जब हमारी पेशियां, शरीर की सामान्य पेशियां है ना, जब सामान्य कंडीशन में है, जैसा अभी है, जब सामान्य कंडीशन में है ना सर, तो ये कैसी होती है? शिथिल होती है। कैसी होती है? लेकिन सर जब कार्य कर रहा होता है, जैसे मेरा हाथ अभी ये कार्य कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होती है सर? संकुच होती है, संकुचित होती है। कैसी होती है? 11वीं में पढ़ाना यार, पेशीय संकुचन, एक्टिन मायोसिन तंतु, याद आया?
याद आया? तो सामान्य कंडीशन में तो हमारी सारी पेशियां कैसी होती है? शिथिल। लेकिन जब एक्टिवेट होती है या जब हमारी पेशियां कार्य कर रही होती है तो हमारी पेशियों में संकुचन होता है। आ रही बात समझ में? यहाँ उल्टा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब पेनिस सामान्य कंडीशन में होता है ना, तब तो इसकी पेशियां संकुचित होती है। सामान्य कंडीशन मतलब समझ गए? जब इसकी साइज छोटी होती है तो ढीला होता है, उस टाइम पे इसकी पेशियां संकुचित होती है। लेकिन जब पेनिस इरेक्ट होता है, मतलब जब ये लंबा है ठोस, या मैं कहता हूं कठोर, ठोस की जगह अपन क्या कह सकते हैं बेटा? यहाँ पर कठोर कह सकते हैं। जब ये लंबा है कठोर होता है, लंबा है कठोर होता है, उस कंडीशन में मतलब जब ये एक्टिवेट होता है संभोग के समय, उस कंडीशन में बताओ ये एक्टिवेट है। जब पेशियां एक्टिवेट है तो कैसी होनी चाहिए? संकुचित होनी चाहिए, ये शिथिल होती है। समझ में आई बात? मजे की बात यह है कि सारी शरीर की पेशियां जब सामान्य अवस्था में रिलैक्स पड़ी रहती है तो वो कैसी रहती है? शिथिल रहती है। लेकिन जब वो कार्य कर रही होती है तो वो कैसी होती है बेटा? संकुचित होती है। लेकिन पेनिस का सिस्टम उल्टा है। जब ये सामान्य कंडीशन में होता है तो इसकी पेशियां संकुचित होती है, और जब ये इरेक्ट होता है उस टाइम पे इसकी पेशियां शिथिल हो जाती है। और जब ये बेटा पेशियां शिथिल हो जाती है ना, तो अंदर के रक्त कोशर वगैरह इनको सबको अच्छी सी जगह मिल जाती है, और जब जगह मिल जाती है तो इनके अंदर रक्त लबालब बढ़ जाता है और पेनिस कैसा हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं? ज्यादा हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, पेनिस का इरेक्शन का मतलब समझ गए। ठीक है, पेनिस क्या होता है समझ में आया? अच्छा, पेनिस का जो कंट्रोलिंग होती है वो भी समझ लो एक बार। अरे पेनिस में दो कार्य हो रहा है। पहले पेनिस संभोग के समय इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट। उसको अपन यूं कह सकते हैं कि लंबा व कठोर होता है। ठीक है, उसके बाद जब कोपुलेशन हो रहा होता है तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि यहाँ से वीर्य निकलता है। क्या निकलता है बेटा? और वीर्य निकलने की प्रक्रिया को इजेकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इजेकुलेशन कहा जाता है, इजेकुलेशन। ठीक है, हिंदी में इसको अपन कहते हैं स्खलन। ये मैंने कल भी बताया होगा शायद। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्खलन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये जो अरे शब्द समझ में आया? मतलब वीर्य बाहर निकलेगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आप लोगों ने तंत्रिका तंत्र पढ़ा है बढ़िया से 11वीं में। ठीक है, मैंने तो बढ़िया से ही पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, जरा नहीं पढ़ा हो जाए। पर सुनो, उसमें अपन ने देखा बेटा दो प्रकार की तंत्रिका होती है, अनुकंपी, परानुकंपी। याद आया? याद आया? जो परानुकंपी तंत्रिकाएं होती है, ध्यान से सुन लेना, जो परानुकंपी तंत्रिकाएं होती है वो इरेक्शन को कंट्रोल करती है। किसको? इरेक्शन को। और जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? इरेक्शन को कंट्रोल करता है। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो स्खलन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये दोनों कार्य अलग अलग तंत्रिकाओं द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आ रही बात समझ में? और आपने सुना ही होगा कि अनुकंपी और परानुकंपी कभी भी एक साथ कार्य करते ही नहीं। आ रही बात समझ में? अनुकंपी और परानुकंपी दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है। जहां परानुकंपी काम करेगा वहां अनुकंपी कभी नहीं आएगा, जहां अनुकंपी काम करेगा वहां परानुकंपी कभी नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों काम अलग अलग बंदे कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ही करते हैं तो वो इरेक्शन करके भूल ही जाता है कि यहाँ से वीर्य भी निकालना है। हमारी बात समझ में? तो दोनों काम कौन करते हैं? अलग अलग। सुनना ध्यान से, इसका इरेक्शन कौन करवाता है? परानुकंपी। इजेकुलेशन कौन करवाता है? अनुकंपी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक बात और मुझे बताता हूँ मैं आपको। भाई साहब, हमने पढ़ा है कि सर ये तो ओपनिंग है, बाह्य ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ से मूत्र भी निकलेगा और सर यहाँ से वीर्य भी निकलेगा। अब ध्यान से सुनना, जो मूत्रण की क्रिया है, मिक्चुरेशन पढ़ा था 11वीं में। जो मूत्रण की क्रिया है ना, मतलब पेशाब के निकलने की जो क्रिया है, उस पर कंट्रोलिंग होती है परानुकंपी की। किस पे बेटा? किस पे? मूत्रण पे। किस पे? मूत्रण पे। किसकी कंट्रोलिंग होती है? परानुकंपी। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की। और जो स्खलन है, स्खलन मतलब अभी लिखा है अपन ने, स्खलन पे कंट्रोलिंग होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। किसकी बच्चों? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। और मैंने अभी कहा है आपसे कि दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है, साले साथ कभी आ ही नहीं सकते। और जब साथ आ ही नहीं सकते ना, इसीलिए ध्यान से सुन लेना, नर में वीर्य और मूत्र दोनों की ओपनिंग एक ही है, लेकिन दोनों एक साथ जिंदगी में कभी नहीं निकलेंगे। हमारी बात समझ में? जबकि वीर्य का निर्माण नर में प्यूबर्टी के समय से, प्यूबर्टी मतलब समझ गए, किशोरावस्था से बुढ़ापे तक, जब तक वो जिंदा होता है, मृत्यु
टिल द डेथ, है ना, वीर्य का निर्माण या शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। लेकिन पूरी जिंदगी में मजा लेके देखो दोनों एक साथ कभी निकल जाए, कभी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि दोनों की कंट्रोलिंग अलग अलग बंदे के आती है। आ रही बात समझ में? जब ये कार्य करेगा परानुकंपी, वहां पे ये कभी नहीं करेगा, जब ये कार्य करेगा तब ये कभी नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही है नर में, फिर क्या तो क्या मूत्र तथा वीर्य एक साथ निकल सकता है? कभी नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर दोनों पे कंट्रोलिंग अलग अलग की है। बोलो समझ में आया ना? है कि नहीं है? मजेदार टॉपिक, बढ़िया से क्लियर है सभी? क्या हो जाओ लिखना शुरू, पहले डायग्राम बनाओ फटाफट। अच्छा, ये अनुकंपी और परानुकंपी किसके होते हैं पता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के, दो प्रकार के होते हैं। टॉपिक लगाया ना पेनिस, हिंदी में कहते हैं शिश्न, क्या कहते बेटा? हो जाओ शुरू। फर्स्ट पॉइंट लिखना, यह नर का बाह्य जनन अंग है। यह नर का बाह्य जनन अंग है, बाह्य जनन अंग है। वह मैथुनांग है। मैथुनांग समझते हैं? मैथुन करने का अंग, मैथुन मतलब संभोग। ओके बेटा, यह नर का बाह्य जननांग है, वह मैथुनांग है। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लिखना, पेनिस का आगे का फुला हुआ भाग, पेनिस का आगे का फुला हुआ भाग शिश्न मुंड, इंग्लिश में लिख लेना ग्लैंस पेनिस। पेनिस का आगे का फुला हुआ भाग शिश्न मुंड, इंग्लिश में क्या लिखोगे? ग्लैंस पेनिस कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। जिस पर ढीला, जिस पर ढीला त्वचा का आवरण होता है, जिस पर ढीला त्वचा का आवरण होता है, जिसे आवरण भी कह सकते हैं, वलन भी कह सकते हैं, फोल्ड है ना, आवरण होता है, ब्रैकेट में लिख लेना वलन। वलन समझ गए? वलन, वलन फोल्ड जो हट जाता है, ठीक है, वलन होता है, जिसे प्रीपियस या फोर्थ स्किन कहते हैं, जिसे प्रीपियस या फोर्थ स्किन कहते हैं। वापस बोलो, कहां से बोलना है? पूरा बोलो वापस। जिस पर ढीला त्वचा का आवरण में लिखा वलन होता है, जिसे प्रीपियस या फोर्थ स्किन कहते हैं। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लाइन जोड़ के, पेनिस में पेशियां, पेनिस में पेशियां, रक्तवाहिनियां, पेनिस में पेशियां, रक्तवाहिनियां व रक्त कोटर होते हैं। पेशियां, रक्तवाहिनियां व रक्त कोटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पेनिस में अस्थि अनुपस्थित होती है। अस्थि मतलब समझ गए? अरे वेरी गुड, ठीक है, पेनिस में अस्थि अनुपस्थित होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, लिखना इसी में, पेनिस में तीन अनुदैर्ध्य पेशीय तंतु उपस्थित होते हैं। पेशी में तीन पेनिस में तीन अनुदैर्ध्य पेशीय तंतु उपस्थित होते हैं, अनुदैर्ध्य पेशी तंतु उपस्थित होते हैं, जिनमें से दो पेशीय तंतु या रज्जु भी कह सकते हैं ना। अरे तंतु मतलब दागिनुमा संरचना, उसको रज्जु भी तो कह सकते हैं, मसल कॉर्ड, जिनमें से दो पेशीय तंतु पृष्ठ सतह पर होते हैं। पृष्ठ मतलब ऊपर की साइड दिख रहा है ना। अरे कोई इमोजी नहीं बनाई हुई है ना, ये पेनिस का टीएस है, समझिए। जिनमें से दो पृष्ठीय
होते हैं जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं भाई, कॉर्पोरा क्यवनोसाक कहते हैं। वो पृष्ठीय होते हैं जिन्हें कॉर्पोरा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉर्पोरा क्यवनोसाक, इनके हिंदी अर्थ मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, आप भी इंग्लिश याद करना है ना। कॉर्पोरा क्यवनोसाक कहते हैं। तथा तथा एक पेशीय रज्जु, एक पेशीय रज्जु अधरीय होता है। अधरीय, अधरीय मतलब अधर सतह पर, पृष्ठ और अधर, ठीक है। तथा एक पेशीय रज्जु अधरीय होता है जिसे जिसे ये लिखा हुआ है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहते हैं, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेनिस का लंबा व कठोर होना, पेनिस का लंबा व कठोर होना क्या कहलाता है भाई? ये इरेक्शन कहलाता है, इरेक्शन कहलाता है, ठीक है। पेनिस का लंबा व कठोर होना इरेक्शन कहलाता है, इरेक्शन कहलाता है, जिसका नियमन, बताओ कौन करेगा? अनुकंपी की परानुकंपी? अनुकंपी करेगा, परानुकंपी करेगा, अभी तो बताया मैंने। अबे साले मुद्रण भी करवाता है और ये अभी मैंने बोला इरेक्शन भी करवाता है। अनुकंपी केवल और केवल क्या करवाता है? स्खलन करवाता है। समझ में आया? ठीक है, आओ क्या लिखा अभी अपन ने? जिसका नियमन परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। बोला क्लियर है? चलिए को लाइन जोड़ के नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पेनिस में से वीर्य का निकलना, पेनिस में से वीर्य का निकलना क्या कहलाता है? स्खलन। क्या कहलाता है? स्खलन। ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लेना, इजैकुलेशन। पेनिस में से वीर्य का निकलना स्खलन या इजैकुलेशन कहलाता है, कहलाता है। जिसका नियमन, जिसका नियमन कौन करता है भाई? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। जिसका नियमन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। पेनिस के इरेक्शन के समय, पेनिस के इरेक्शन के समय, इरेक्शन समझ गया भाई? लंबा व कठोर होना, अभी लिखवाया। पेनिस के इरेक्शन के समय इसकी पेशियां, इसकी पेशियां बताओ संकुचित होगी कि शिथिल होगी? अब यार अभी तो बताया, वाह वाह वाह, क्या बात है, गजब। बड़ा माइंड को प्रेजेंट रख के बैठा करो। अभी मैं बता के आगे बढ़ा लिखवाना शुरू किया और अभी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होगा तो पता ही नहीं। बनने का उल्टा होता है। कहा था कि नहीं कहा था? शरीर की सभी पेशियां जब कार्य कर रही होती है तब संकुचित होती है और सामान्य कंडीशन में रिलैक्स रहती है। पेनिस का हिसाब ही अलग है साला, पेनिस का नहीं सर, हम तो जब सामान्य है तब संकुचित रखेगा और जब इरेक्ट होगा तब क्या होगा? शिथिल हो जाएगी। तो अभी मैंने क्या लिखवाया? हाँ, तो खोपड़ी को यार रख के बैठा करो। पूरी लाइन वापस बोलो। पेनिस के इरेक्शन के समय इसकी पेशियां शिथिल होती है, ठीक है, इसकी पेशियां शिथिल होती है तथा तथा पेशियां शिथिल होती है तथा रक्तवाहिनियां प्रसारित होती है। प्रसारित मतलब समझ गए? खुलेगी। अरे जब सामान्य रक्तवाहिनियां है उससे खुलेगी तभी तो ब्लड ज्यादा अंदर आएगा, तभी तो इसकी साइज इंक्रीज होगी। हरी बात समझ में? तो क्या लिखा है विपन ने? पेनिस के इरेक्शन के समय इसकी पेशियां शिथिल होती है तथा रक्तवाहिनियां प्रसारित होती है एवं एवं रक्त कोटर रक्त से लबालब एवं रक्त कोटर रक्त से भर जाते हैं, ठीक है। रक्त कोटर रक्त से
भर जाते हैं। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अगला, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में तो समझ गए, बिल्कुल इरेक्शन नहीं होगा तो वेरी गुड। सामान्य स्थिति में पेनिस की पेशियां, सामान्य स्थिति में पेनिस की पेशियां, पेनिस की पेशियां नाचू कुकर आंगनू बापो नहीं है कि नहीं है, कहानी का नहीं, नाचनो तो है ही कौन, पर गए बस आंगनू बापो में पड़ जाऊं। चलो इधर आओ तुमको, अरे यार क्या मेरे ब्रेक लगा देता साले। सामान्य स्थिति में पेनिस की पेशियां संकुचित, संकुचित कोमा कोमा रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां ये भी तो संकुचित होगी रे, प्रसारित थोड़ी होगी। रक्तवाहिनियां संकुचित, संकुचित व रक्त कोटर, रक्त कोटर खाली होंगे। सही कहा ना मैंने? ठीक है, रक्त कोटर खाली होंगे, इसीलिए तो ये रिलैक्स टाइप में इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। ओके बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखो इसमें, चलो फटाफट। ठीक है, चलो हाँ ये बात लिखो। लेकिन मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग बेटा, इस मूत्र मार्ग को मूत्र जनन मार्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मूत्र मार्ग कॉर्पोरस स्पोंजियोसम के अंदर होता है। दिख रहा है ना ये अंदर मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग क्लियर है? मूत्र मार्ग कॉर्पोरा स्पोंजियोसम के अंदर होता है। ओके, बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे ये मैंने लिखवा दिया क्या? मूत्रण, मूत्रण का थोड़ा लिखवाया, मूत्रण का नहीं लिखवाया ना, एक लाइन लिखो और इंपॉर्टेंट बात। लेकिन मूत्रण की क्रिया पर, मूत्रण समझ गए ना, पेशाब करना, समझ गए? मिक्चुरेशन कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। मूत्रण की क्रिया का नियमन परानुकंपी, परानुकंपी तथा तथा स्खलन की क्रिया का नियमन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। मूत्रण की क्रिया का नियमन परानुकंपी तथा स्खलन की क्रिया का नियमन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। इसलिए की क्रिया का नियमन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है, इसलिए कभी भी दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं होती। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है, इसलिए दोनों प्रक्रियाएं कभी भी एक साथ नहीं होती है। बोलो क्लियर है? ओके, इसी के साथ पेनिस क्या हो गया बेटा? समाप्त। और इसी के साथ नर जनन तंत्र का जो हमको स्ट्रक्चर पढ़नी थी, चारों भाग कंप्लीट हो चुके। बोलो क्लियर है? समझ में आया बेटा सभी को? सभी को समझ में आए? अब एक तो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो लिख लो। एक काम करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे? सबसे पहला, जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर आपसे पूछूं मैं कि सर्टोली कोशिकाओं के कार्य का नियमन कौन करता है, बताना। सर्टोली कोशिकाओं के कार्य का नियमन कौन करता है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद आया? शुक्राणु का निर्माण भी वही करवाता है। शुक्राणु मात्र कोशिका से शुक्राणु का निर्माण भी FSH ही करवाता है। अच्छा, लेडी कोशिकाओं के कंट्रोल कौन रखता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मारो सालों सबको एक एक में, साले इतनी बार रिवीजन करवा दो, तुम्हारी ये हालत है। कौन कर रहा भाई? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लकड़ी लेके आऊंगा कल? हाँ यार, नहीं पढ़ा रखा है क्या? पीयूष ग्रंथि से आता है LH, है ना? ठीक है, सुनो आप ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने कहा था कि नर के जो सेक्स कैरेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जब तक पीयूष ग्रंथि से LH नहीं आएगा, नहीं आएंगे। हरी बात समझ में? तो उसको पता कैसे चलता है लेडी कोशिका को कि अंदर अब वो अपना टेस्टोस्टेरोन डालना है, कौन कहता है? LH कहता है। नहीं पढ़ाया क्या? ठीक है, अच्छा, और अगर आपसे पूछूं मैं, जो नहीं बता रही कि वो चीजें पूछता हूँ, चलो। ठीक है, नहीं क्या बता रही है, बता दो मुझे कि जो शुक्राणु है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब बाहर निकलते हैं, अरे बनते कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पता है कुछ? स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं उसको? स्पर्मिएशन। एक काम करो यार, ये कुछ खास बातें लिखवा दूं मैं, लिखवा दूं?
लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तैयार हो जाना, अभी मैं पूछने वाला हूँ तुमको पूरा नर जन्म का, ठीक है ना? हाँ, मजाक नहीं होगी। जब इतना ढंग से पढ़ाया जा रहा है तो रिटर्न भी आना चाहिए, समझ आई बात? नहीं बाकी आपका ये काम नहीं है कि घर से यहाँ आए, क्लास में बढ़िया पढ़ा रहे तो मजे लिए, लिखे, घर जाके बैग डाला, दूसरे दिन वापस उठाया, वापस चल दिए, यहाँ आके फिर सोच रहे कि यार नोट्स में कुछ लिखा तो था, सर जो पूछ रहा है उससे संबंधित, बस वो ऐसे फोल्डर में चला गया जो साला याद ही नहीं आ रहा है। हरी बात समझ में? रोज का रोज क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। हरी बात समझ में? तब तो आप सब्जेक्ट पे कमांड कर पाओगे। बाकी पढ़ाने वाला कितना ही अच्छा पढ़ा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। हरी बात समझ में? अब एक बार बड़ा ढंग से सुनोगे, ठीक है, फिर क्या होगा, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, भूल जाओगे। है सबसे बढ़िया उदाहरण, महाराज के पास कथा सुनने जा रही है औरतें, है बढ़िया, वहां पे बैठ के मजे से कथा सुनेंगी, घर पे आके बहू से झगड़ा कर दी, अरे क्या सुन के आई हो तुम? समझ आ रही है बात? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ठीक है, वैसा अपने को नहीं करना है, अपने को अपनी लाइफ सेट करनी है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ गए? तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहले पॉइंट में सर्टोली कोशिकाओं के कार्य का नियमन। अरे सर्टोली कोशिकाएं तो याद है ना? सर्टोली कोशिकाओं के कार्य का नियमन FSH हार्मोन द्वारा किया जाता है। एक काम करो, तुमको ये लिख लो, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य का नियमन लिखा बराबर करके FSH लिखो, ठीक है, बराबर FSH, ठीक है। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नर की जितने भी जनन वाहिनियां, बाह्य जनन अंग वगैरह है, इनका कंट्रोलिंग किसके हाथ में होता है? जैसे पेनिस से पेनिस की साइज बढ़ती है किशोर अवस्था के बाद, किसके कंट्रोल में होता है? अब बागड़ो टेस्टोस्टेरोन नहीं बताया क्या? अरे भाई, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, नहीं बताया क्या? तो फिर वही तो करेगा सब कुछ। अरे यार, नर की जो जनन वाहिनियां वगैरह है उनका विकास तो करवाना पड़ेगा ना किशोर अवस्था के बाद, तो कौन करवाता है? नहीं बताएगा तुमको? है ये वही बंदा है जो सब काम करवाता है, दाढ़ी मूछ का आना, है शोल्डर का ब्रॉड होना, यार दैट्स वेरी रॉन्ग है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले कह रहा हूँ। सरकार ने साला 2-3 चीजें ऐसी करके पूरी शिक्षा के बेड़े गर्क कर दिए यार, नहीं किए क्या? 2-3 सिस्टम कैसे कि एक तो आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते हो, इसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ेगा। काहे का मेंटल प्रेशर भाई? साला हम राजस्थानी है प्रधान साहब, है, और आप कह रहे हो कि इनको मेंटल प्रेशर मत दो, बिगड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? उसका परिणाम ही है, क्या परिणाम है कि जिस मेवाड़ में अपन रह रहे हैं, जिसके खून में ही अलग लेवल का उबाल है, साले वहां के लोग बाग सुसाइड करने लगे। ये अपने खून की बात नहीं है, हरी बात समझ में? और हुआ क्या कि शिक्षा का पैटर्न ऐसा हो गया, एजुकेशन का पूरा तरीका बदल गया, और एक ये वेस्टर्न कल्चर, सब ने हमारी जो सोच है ना उसको बहुत छोटा कर दिया है। इसलिए हमको लगता है कि कोई एक छोटी चीज भी हमारे हाथ में नहीं आई ना तो हमारे लिए हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा जीवन समाप्त हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना? जहाँ पे किसी चीज की समाप्ति होती है ना, वहां पे उससे बहुत बड़ी चीज की शुरुआत हो रही होती है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? इसलिए कभी भी ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, है ना? और मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन जैसे शब्द हमारे आसपास नहीं पटकने चाहिए। सारी बात समझ रहे हैं? कहा ना मैंने आपको पहले भी समझाया कि प्रेशर का तो हमारी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है, है? कौन सा प्रेशर भाई? आप आपके काम को प्रेशर कर रहे हो, है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, पढ़ाई, हाँ इतना पढ़ना। अब साला पढ़ाई का कौन सा प्रेशर है यार? है ये हमारा काम है, ड्यूटी, ठीक है। बाकी आपको किसी ने जबरदस्ती तो कहा ही नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी कुछ तो कर ही लोगे। हम हमारी स्वेच्छा से जो काम कर रहे हैं ना उसको आप प्रेशर कैसे नाम दे सकते हो यार? है बस वही है कि वो शिक्षा के बड़े गर्व हो गए हैं। मैंने कहा ये अभी साला रिजल्ट में आया था 100 आउट ऑफ 100 है। जब आप 12वीं क्लास के एक जो एडल्ट नहीं हुआ है बच्चा, एडल्ट भी बाद में होगा, 17 साल का बच्चा है, उसको आप ये बात कह रहे हो कि बेटा तू तो पूर्णतः ज्ञानी हो गया,
भाई 100 में से 100 नंबर देने का मतलब क्या है बेटा, कि आप लोग पूर्णतः ज्ञानी हो गए। और अगर आप पूर्णतः ज्ञानी हो गए तो मन में क्या आएगा, साला अपुनी चिपकवान, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और जब बच्चे के दिमाग में आपने ये चीज पहले ही फीड कर दी है कि बेटा आप तो पूर्णतः ज्ञानी है, और अगले किसी एग्जाम में जाके उसको थपेड़ पड़ गई है, मान लो कंपटीशन एग्जाम में बेटा अगर नीट में, अरे की थप्पड़ पड़ेगी भाई साहब, पहले अटेम्प्ट में तो सिलेक्शन ही नहीं है, क्या करेगा है? क्योंकि उस बंदे के दिमाग में एक चीज फिट है, क्या, कि मेरे को तो सब आता है, और मेरे को सब आता है तो फिर मैं फेल हो कैसे सकता हूँ। क्या करेगा वो, जाएगा 7वीं मंजिल पे, गिरेगा नीचे, सुसाइड। समझ रहे हो ना? ये सारे सिस्टम है ना आपके आंतरिक नहीं है, आपके इन्वायरमेंट से आपके अंदर क्या किए गए हैं, फिट गए हैं। तो अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी आता है ना कि हमारे तो यार ये इतना बोझ है वगैरह, बेटा बोझ क्या चीज है, आप एक काम करना, हम सारे किसान हैं, एक काम करना बेटा, बाउन ओबा वाली है ना, बाउन ओबा वाली है ना, जब बाउन ओबा वाली है ना तो घर वाला पूरी एक काम कर दो, कई काम कर दो, पता है वो जो मोबड़ा को ना बीज है ना, खाना बना अपना ले जाए पूरा, ठीक है, और 5-4 दिन बढ़िया काम करवा दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से इंटरनल मोटिवेशन जाग जाएगा, नहीं बेटा ये जिंदगी नहीं जीनी है, क्या करना है, पढ़ाई करनी है। समझ में आ रही है ना बात? तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं फिर कह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे कोई भी पुराना क्वेश्चन पूछूं, सबको आना चाहिए, तब तो मजा आए, बाकी तो फिर वही तुम खाना पूर्ति कर रहे हो जो पिछले वाले कर गए। खाना पूर्ति का मतलब समझे है, वही एग्जाम टाइम आएगा, पढ़ेंगे, याद करेंगे, पास हो जाएंगे, फेल तो तुम वैसे ही नहीं होगे, बिना फालतू में तो नंबर बांटे जा रहे हैं, नहीं फेल तो तुम वैसे ही नहीं होगे। पर बेटा अगर आप ध्यान नहीं लोगे तो आपकी शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है, जो आपके व्यवहार में छलकता है, समझ गए ना? क्या बनना है अपने को, इंसान, मानव इंसान तो साले पैदा होते ही बन गए अपन मनुष्य, तो अब क्या बनना है, समझ गए? चलो क्या लिखवा रहा था मैं, अभी देखना मैं रिवीजन करवाता हूँ पूरा धनाधन। हो गया? नर लिखो, नर जनन वाहिनियों, नर जनन वाहिनियों व ग्रंथियों के कार्यों का नियमन, नर जनन वाहिनियों व ग्रंथियों के कार्यों का नियमन बताना कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन, कौन करेगा? ओके, नर के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जितने भी, उन सब पे कंट्रोलिंग केवल और केवल किसकी होगी बेटा, टेस्टोस्टेरोन की। ओके, फिर लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? चाहो तो आप एक काम करो, वो जो पॉइंट लिखा ना अभी, उसी में ब्रैकेट में एक काम ये भी कर लो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार हार्मोन भी है, समझ गए? नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार हार्मोन, एक काम करो तुम तो इतना सा लिखो, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, बस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा बताओ बताओ बताओ, शुक्राणु जनन की जो क्रिया है उस पर किसका कंट्रोलिंग होता है? शुक्राणु जनन, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया पे किसका कंट्रोलिंग? हालत थोपड़ी थोपड़ी पे पड़ेगी अभी यार, गजब करते हो यार, कल ही तो लिखवाया मैंने फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यार, वाह तालियां, कितने प्यारे बच्चे हो तुम यार, प्यारे में तो नहीं था यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल नहीं बताया मैंने, सुनना ध्यान से, मैंने कहा था बेटा सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, नर जनन कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, बोलो नहीं पढ़ाया क्या कल? और वो कब होता है? जब पीयूष ग्रंथि से FSH हार्मोन आता है। बहुत गलत बात लिखवा रखा है मैंने ये, और कल का भी तुमने घर जाके रिवीजन नहीं किया, क्या मौसर जिम में गए थे क्या? फिर मैं दूसरा तरीका अपना लूंगा पढ़ाने का, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तूने भी नहीं पढ़ा कर जाके, तो ये बात नहीं लिखवा रखी मैंने, या फिर दिमाग को सुबह घर पे रख के आते हो, वापस जाके पकड़ लेते हो कि ले बेटा तू अब पढ़, बात सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? फिर कहते हो कि यार सर मोटिवेशन जानना पड़ता है यार, तुम रिटर्न ही नहीं देते हो कुछ यार, हर्षिता नहीं पढ़ाया कल, तो फिर गलत बात है यार, बहुत गलत है। लिखो, लिखना तुम तो अपने, क्या ही करे आप, नोट्स तो बनवाए थे। लिखो, शुक्र जनन का नियमन, शुक्र जनन का नियमन
नियमन मतलब समझिए कंट्रोलिंग, बराबर करके लिखना फॉलिकल्स FSH व एक चीज और ऐड करो व टेस्टोस्टेरोन, FSH व टेस्टोस्टेरोन। बोलो क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, शुक्राणुओं का SFT से बाहर निकलना, शुक्राणुओं का SFT से बाहर निकलना या मुक्त होना लिख सकते हो, SFT से बाहर निकलना या मुक्त होना, स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है बेटा? स्पर्मिएशन लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, बाहर निकलना या मुक्त होना क्या कहलाता है बेटा? स्पर्मिएशन। नेक्स्ट लिखना, शुक्राणुओं का वृषण से बाहर निकलना। अरे भाई वृषण से बाहर कहाँ जाएंगे शुक्राणु? एपिडिडाइमिस में, याद आया ना? शुक्राणुओं का वृषण से बाहर निकलना वो लिखना बेटा सेमिनेशन। क्या कहलाता है? सेमिनेशन। क्या कहलाता है? सेमिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, शुक्राणुओं का पेनिस से बाहर निकलना, शुक्राणुओं का पेनिस से बाहर निकलना। क्या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि नर के शरीर से मुक्त होना? कह सकते हैं ना भाई? क्या कहलाता है? लिखा हुआ है, ओके बेटा। अच्छा किसके साथ होगा? वीर्य के रूप में, याद आया ना? शुक्राणुओं का नर के शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो स्खलन कहलाता है। ओके नेक्स्ट, शुक्राणुओं का मादा के जनन मार्ग में प्रवेश करना, बताए क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। वेरी गुड, आपको बताओ तो फर्स्ट क्लास में बताया था। देखो वीर्य सेचन इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंसेमिनेशन जो लिखा है ना, इसके आगे एक वर्ड ऐड कर देना केवल इंसेमिनेशन। बोलो क्लियर है? सारे इंपॉर्टेंट पे क्लियर है? अरे बोलो, इसी के साथ हमारे क्या खत्म हो गया? जनन तंत्र। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, एक मजे की बात बताता हूँ, 11वीं का याद दिलाता हूँ। अंतःस्रावी तंत्र में सर हमने पढ़ रखा है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं, जितनी भी ग्रंथियां होती है, उन सब पे कंट्रोल रखने का काम पीयूष ग्रंथि करती है। कौन करती है? इसीलिए उसको क्या कहते हैं सर? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? उस पे कंट्रोल कौन रखती है? हाइपोथैलेमस। कौन रखती है? हाइपोथैलेमस। उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, याद है तुमको? तो फिर ये इंस्टेंटली याद क्यों नहीं रह रहे? इसका मतलब तुम आर नहीं कर रहे। रीड रिविजन एंड रिपीटेशन पढ़ा है ना? बता रखा है तुमको पढ़ने का तरीका, फिर भी तुम लापरवाही करते हो यार। है क्या कोई सुंदर कन्या के चक्कर में पढ़ रहा है क्या? साले मत पढ़ना, तेरी बड़ी शक्ल देख के लोग उल्टा लेगी तेरे को। चलो इधर सुनना, काम की बात ये है बेटा कि हमको पता है, क्या बताए कि पीयूष ग्रंथि हार्मोन कौन कौन से डालेगी? एलएच हार्मोन डालेगी। एलएच हार्मोन किसके पास जाएगा? लीडी कोशिकाओं के पास। और लीडी कोशिकाएं क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करेगी। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा बेटा? नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाएगा। हमारी बात समझ में? दूसरा एक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, वो है एफएसएच। एफएसएच जाएगा सर कहाँ पे? वृषण के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जाके वो दो पे काम करेगा। किन पे? नर जनन कोशिका से क्या बनवाएगा? शुक्राणु। सर्टोली कोशिकाओं को क्या करेगा? इसको पोषण दे। किसको पोषण? शुक्राणु को। कल हमने ये पढ़ा ना, इसका मतलब ये पूरा कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? पीयूष ग्रंथि के। किसके हाथ में? पीयूष ग्रंथि के। आप चाहो तो एक चार्ट लिख लेना ऐसे। क्या लिखोगे? अच्छा एक बात बोलो, काम की बात, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपन ने बात की कि पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल रखता है कौन? हाइपोथैलेमस। कौन बताओ कैसे कंट्रोल रखता है? वो उसको जाके ढूंढता है, क्या कर रही है ये हार्मोन डाल, ये नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के अंदर दो प्रकार के हार्मोन भेजता है। याद आ रहा है कुछ? प्रेरक और संगमक। याद आ रहा है कुछ? प्रेरक और
स्तन में। आपको याद हो तो पीयूष ग्रंथि के पास जो हाइपोथैलेमस होता है वो GnRH हार्मोन बेचता है। यार में लिखवाया था मैंने, इसका पूरा नाम है बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब प्रेरक हार्मोन, उसको रिलीज करने के लिए कहने वाला। किसको? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। कौन सा हार्मोन रिलीज करने के लिए कहने वाला? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन वो हार्मोन होते हैं जो गोनाड या जननांग से संबंधित होते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो अपन एक चार्ट भी बना सकते हैं, मैं बैठ दूंगा तुम्हारे। हमारी बात समझ में? क्या बना सकते हैं सर? हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो एक हार्मोन भेजता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कंट्रोल किस पर करता है? पीयूष ग्रंथि पे। हमारी बात समझ में? अच्छा ये कब भेजेगा? कब भेजेगा? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। हमारी बात समझ में? फिर पीयूष ग्रंथि क्या करेगी सर? पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन भेजेगी, एक तो भेजेगी सर LH और एक भेजेगी सर FSH। जो LH हार्मोन है ये जाके लेडी कोशिकाओं पे काम करेगा, FSH किस पे काम करेगा? FSH किस पे काम करेगा? शुक्राणु जनन नलिकाओं पे। चलो शॉर्ट में नहीं बोल सकते, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल SFT है। तो बोले तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा दिमाग तुरंत नहीं जागता है। नहीं, किस पे काम करेगा वो? अब SFT पे, सेमिनिफरस। इसी के साथ पूरा खत्म है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, धनाधन रिवीजन करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने नर्व में हाई जननांग की बात की थी। हमने कहा था बेटा वृषण पेट में उदर गुहा में बनता है, नीचे उतरते हैं कहाँ? वृषण कोश में। कौन सी नली से गुजरते हैं? इंग्विनल कैनाल। याद आया? ठीक है। अच्छा उसकी जो झिल्ली होती है वृषण कोश की, उसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है? लार्टोस मसल। कौन सी? अच्छा वृषण जो होते हैं वृषण कोश की झिल्ली से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? गुबर्नैकुलम। किसके द्वारा? सही बात है। फिर आगे बढ़े। फिर जब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि बेटा जो वृषण होते हैं उन वृषण में दो तो आवरण होते हैं, उनके अंदर 250 के आसपास क्या होता है? वृषण पिंडक। क्या होता है? प्रत्येक पिंडक में 1 से 13 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण। अभी तो पढ़ा, शुक्राणु जनन कोशिका कल ही पढ़ गया है ना, और सर्टोली कोशिका। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने देखा, चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर देखा, ध्यान से सुनना। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर के अवकाश को अंतराली अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है। बताओ कौन सी? कॉम्पिटेंट सेल। कौन सी? याद आया? ठीक है। अच्छा वहां पे रक्तवाहिनियां भी होती है, वहां पे कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। क्या कहते हैं? लीडी कोशिकाएं। क्या कहते हैं? उनको अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि 4 सहायक जनन नलियां होती है नर की। कितने? 4। सर पहली रेटेड, दूसरी, तीसरी, चौथी। वेरी गुड। हरी बात समझ में? याद हो गई चारों नाम? ठीक है। हमने ये भी देखा था कि सर शुक्राणु बनते तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, लेकिन उनका क्रियात्मक परिपक्वन कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में। वेरी गुड। समझ में आ रहा है भाई? और पीछे इसके बाद हमने क्या बात की बेटा? उसके बाद हमने बात की कि सर जो ये वास्ट डिफरेंस है ना, शुक्रवाहिनी है ना, ये वापस जाती है उदर गुहा में, और उदर गुहा में जाके ये शुक्राशय से मिलकर एक नलिका बनाती है जिसे स्खलन वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरी बात, स्खलन वाहिनी किसको बोलती है? मूत्र जनन मार्ग में। किसको बोलती है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर हमने पढ़ा बेटा नर की 3 सहायक ग्रंथियां होती है सर। कौन कौन सी? वेरी गुड। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। सर जो शुक्राशय है ये वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। इसका मतलब वीर्य मुख्यतः कौन बना रहा है? शुक्राशय। बोलो क्लियर है यहाँ तक? है ना? अच्छा शुक्राशय के अंदर बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें होती है सर। एक तो होता है क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। मैंने कहा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? मादा के जनन मार्ग में संकुचित करता है, मतलब शुक्राणुओं को खींचने का काम। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो फिर नहीं, क्या करता है वो? शुक्राणुओं को खींचने का काम। कैसे? मादा के जनन मार्ग में संकुचन करके। हरी बात समझ में? फिर हमने क्या पढ़ा सर? इसमें कैल्शियम आयन बहुतायत में पाया जाता है। इसमें सर फाइब्रिनोजन एंजाइम होता है
जो स्कंदन करने का काम करता है। किसका स्कंदन करना पड़ेगा सर? वीर्य का। क्यों? क्योंकि माता के जो जनन मार्ग में संकुचन पैदा होता है ना सर, वो संकुचन वीर्य वहां पहुंचने के 10-15 मिनट बाद होता है। अगर वहां पे वीर्य जाते ही शुक्राणु गति करने लग गए तो मर जाएंगे बेचारे, पहुंच ही नहीं पाएंगे, कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, अंडाणु तक। हरी बात समझ में? तो वहां पे उनको रोकने के लिए पहले स्कंदन करते हैं, उसके बाद सर वापस स्कंदन को पिघलाया जाता है। ये काम कौन करता है? फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम। कहां से आया? प्रोस्टेट ग्रंथि से। कहां से आया भाई? प्रोस्टेट ग्रंथि 30 से 40% वीर्य का, समझ गए? फिर हमारे पास लास्ट थी सर काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि सर एक पारदर्शी चिपचिपे क्षारीय द्रव का निर्माण करती है सर। ये दो काम करता है सर। पहला काम तो मूत्र मार्ग को अम्लीय से, वेरी गुड। दूसरा काम, वेरी गुड, संभोग के समय ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा। बोलो क्लियर है? मैं मजेदार। फिर हमने क्या पढ़ी थी लास्ट? एसएफटी। सर एसएफटी के अंदर क्या क्या होती है? एसएफटी के अंदर सर नट जनन कोशिका होती है, और सर सर्टोली कोशिकाओं को नर्स कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको पोषण प्रदान करती है, उनकी देख रेख करती है। सर दूसरा ये है संदमक इनहिबिन हार्मोन का स्राव करती है, कल समझाया था। तीसरा सर ये रक्त वृषण अवरोध का निर्माण करती है। याद आया? याद आया?